तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है फरहान अख्तर। आप देख रहे हैं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 7 पर हैं। इससे पहले हमने लेक्चर 6 तक रिकॉर्ड कर लिया है और उसके सभी वीडियो आपको मिल चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोगों को पढ़ना है विलयन के अणु संख्य गुणधर्म। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, थंबनेल में आप लोग नाम देख सकते हो, विलयन के अणु संख्य गुणधर्म। और अणु संख्य गुणधर्म में पहला गुणधर्म पढ़ना है, पहला प्रकार पढ़ना है, जिसे कहा जाता है वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, वो पहला प्रकार है। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं, जिसमें आपको हेडिंग का नाम दिखा देते हैं। हेडिंग का नाम है विलयन के अणु संख्य गुणधर्म। अणु संख्य का मतलब अब यहाँ पे देखिए, अणु संख्य, जो संख्य लिखा है वो संख्या यहाँ पे है। संख्य का मतलब यहाँ पे संख्या है। और अणु आप लोग जानते हो, अणु क्या होता है? जो परमाणु से मिलकर बना होता है। तो किसी भी अणु की संख्या में परिवर्तन होने से विलयन का जो गुण परिवर्तित हो जाता है, उसे ही कहा जाता है अणु संख्य गुणधर्म। ठीक है, क्या बताया मैंने? किसी भी अणु की संख्या, क्योंकि विलयन जिससे बना होगा, जैसे मान लो विलयन क्या है, NaCl और जल है, तो NaCl भी एक अणु है और जल भी एक अणु है। अगर उसमें NaCl की मात्रा बढ़ती है, मात्रा का मतलब संख्या बढ़ती है, और संख्या के बढ़ने के कारण क्या होगा, जो विलयन का गुण है वो भी बदल जा रहा है। देखो, संख्या बढ़ रही है या घट रही है, तो बढ़ने और घटने से विलयन का कुछ गुण जो है वो बदल जा रहा है, और उसी गुण को कहते हैं अणु संख्य गुणधर्म। इंग्लिश में इसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणु संख्य का इंग्लिश नाम है, गुणधर्म को प्रॉपर्टीज कहेंगे, और सॉल्यूशन विलयन को कहेंगे। परिभाषा इसका आप लोग क्या लिखिएगा? किसी विलयन के वह गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे विलयन का अणु संख्य गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, उसे विलयन के अणु संख्य गुणधर्म कहते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि संख्या बदल रहा है, तो उसका गुण बदल रहा है। NaCl की संख्या कम या ज्यादा करेंगे तो गुण बदल जाएगा। देखो, ये चीज हम बताए थे आपको तनु और सांद्र में ना। तनु कैसे होगा? जब NaCl कम मात्रा में होगा। और सांद्र कब होगा? जब NaCl अधिक मात्रा में है। अधिक का मतलब वो गाढ़ा है, और गाढ़े को ही कहा जाता है सांद्र। ठीक है, अब इसका प्रकार पढ़ना है, अणु संख्य गुणधर्म का प्रकार। तो मुख्य 4 प्रकार होता है जो आपको अपने सिलेबस में पढ़ना है, 4 प्रकार। और उस 4 प्रकार में आज हम लोग पहला वाला प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले चारों प्रकार के नाम देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो रेड कलर से लिखा है, ये 4 प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? अणु संख्य गुणधर्म के। पहला नाम है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब कमी होता है। ठीक है, अवनमन का मतलब कमी होता है। ये पहला प्रकार है, और यही आज हम लोग को ये वाला पढ़ना है, पहला प्रकार। इसके बाद आगे 3 लेक्चर्स में ये 3 अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग है, बड़े क्वेश्चन में आते हैं ये। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का इंग्लिश नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग, लोअर मतलब होता है कि कम होना, ठीक है, लो होना। ठीक है, इसी को लोअरिंग यानी अवनमन कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा प्रकार है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक आप लोग जानते हो क्या होता है? जब किसी भी द्रव पदार्थ को, द्रव अवस्था को गर्म करते हैं, और वो गर्म करते करते उस अवस्था में पहुंच जाता है जब वो वाष्प में बदलने लगता है, तब उसे ही क्वथनांक कहते हैं। और क्वथनांक में उन्नयन का मतलब है क्वथनांक का बढ़ना। अवनमन उन्नयन का उल्टा होता है। अवनमन मतलब होता है कमी। तो उन्नयन का इंग्लिश नाम है यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उन्नयन को एलिवेशन कहते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्वथनांक होता है। तीसरा प्रकार है हिमांक में अवनमन। देखो, जैसे ये अभी आया था क्वथनांक, वैसे उसी का उल्टा हो जाएगा हिमांक। हिमांक मतलब क्या है? जब कोई द्रव ठोस में बदलने लगता है। ठीक है, जैसे पानी है और उसमें बर्फ जमने लगा, तो उसको हिमांक कहेंगे। और आपको पता होगा कि पानी कब बर्फ बदलता है? जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका तापमान पहुंच जाता है, तब वो बर्फ में बदलने लगता है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं? हिमांक में अवनमन, यानी हिमांक में और कमी आ गया है। इसका इंग्लिश नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन यानी कमी हो जाना। और चौथा लास्ट है परासरण दाब। देखो, जब ये परासरण दाब पढ़ेंगे तो इसमें पहले परासरण दाब पढ़ने से पहले 2 टॉपिक पढ़ा जाएगा, विसरण और परासरण। जो विसरण परासरण है, ये क्लास 9th का है। क्लास 9th में भी आप लोग शायद इसका नाम सुने होंगे। तो विसरण परासरण के अंदर ही आता है परासरण दाब।
इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो आज हम लोग ये पहला वाला जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है ये वाला शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये वाला फिगर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले ये वाला फिगर देखिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इंग्लिश में नाम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसे समझने से पहले आप ये समझिए कि यहाँ डिब्बे में, यहाँ एक जो डिब्बा बनाए हैं, जो कि इसका कलर चेंज करते हैं, जो ये पूरा डिब्बा बनाए हैं इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। और पानी जानते हो H2O वो क्या होता है? विलायक होता है। इसके पहले जब विलयन का परिभाषा हम लोग पढ़े थे तो वहां पर ये चीज पढ़ा गया था कि पानी विलायक होता है, और किसी भी विलायक के अंदर क्या घोला जाता है? विलेय को घोला जाता है ना, विलेय को घोला जाता है। तो यहाँ पर कोई विलयन है, सॉरी विलायक है, और विलायक अभी शुद्ध अवस्था में है, यानी इसके अंदर कोई भी चीज नहीं घोला गया है, यहाँ पर सिर्फ पानी है। अब पानी अगर यहाँ पे घोले हैं तो इसका वाष्प दाब यानी वाष्प कब इससे बाहर निकलेगा? जब ये उबलने लगेगा तभी इसके अंदर से वाष्प निकलेगा। अब मान लीजिए पानी के यहाँ पे 1000 अणु हैं, ये हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, H2O के 1000 अणु इसमें उपस्थित हैं, क्योंकि अणु बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये हम लोग को दिखते नहीं है, तो बहुत ही छोटे छोटे हैं, और 1000 अणु उपस्थित हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर डाल दे रहे हैं चीनी। ठीक है, क्या डाल दिए इसके अंदर? चीनी डाल दिए। जब इसके अंदर चीनी डाल दिया गया तो 1000 अणु के बीच में जो खाली स्थान होगा, मतलब पूरे एक तरह से जुड़े हुए हैं तो आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं ना, कुछ खाली स्थान रहता है। चीनी इसके अंदर डाल दिया गया। अब ये बताओ जितना ऊर्जा इसके पास हम लोग दे रहे थे, मतलब जितना तेज इसको गर्म कर रहे थे उतना ही तेज गर्म कर रहे हैं चीनी डालने के बाद भी। मतलब जब शुद्ध अवस्था में था तब भी उतना तेज गर्म कर रहे थे, जब इसके अंदर चीनी डाल दिए तो क्या हो गया? अशुद्ध हो गया ये, क्योंकि अब ये शुद्ध पानी नहीं है। अब चीनी डालने से क्या बन गया? ये शरबत बन गया, यानी विलयन बन गया। ठीक है, इतना समझ गए? अब उसके आगे देखो, जब इसके अंदर चीनी डाला गया तो इसका ऊर्जा घटने लगेगा। ठीक है, ऊर्जा इसलिए घटने लगेगा क्योंकि पहले तो इसमें सिर्फ जल था, और जल को गर्म कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जल को गर्म कर रहे थे। तो गर्म करने पे देखिए, गर्म करने पे जितना वाष्प पहले निकल रहा था, अब वही वाष्प को कौन रोक देगा? चीनी के अणु रोक देंगे, क्योंकि चीनी के अणु जल के अणु के बीच में आके इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि ये घुल जा रहा है ना साथ में। जब चीनी डालोगे तो पानी में घुल जाएगा। घुल रहा है, क्यों घुल रहा है? क्योंकि चीनी जल के साथ में, उसके साथ ये समझिए बॉन्ड बना ले रहा है। ठीक है, जो जल के खाली अणु हैं, खाली स्थान, उसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बना ले रहा है, इसीलिए यहाँ पे अब ऊर्जा कम हो जाएगा। पहले सिर्फ जल था, उसके बाद चीनी हो गया, विलयन हो गया, इसलिए ऊर्जा कम हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए? अब देखो वाष्प दाब इसके पहले पढ़ चुके हो ना, वाष्प दाब इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। जब भी कोई जल उबलता है या द्रव उबलता है तो इसमें वाष्प बनने लगता है, और वाष्प क्या करेगा? बर्तन से बाहर निकलने का कोशिश करेगा। जब ये बर्तन से बाहर निकलने का कोशिश करेगा तो जो बर्तन का दीवार होगा उस पर ये क्या लगाएगा? बल लगाएगा या फिर दाब लगाएगा। क्योंकि जैसे कुकर हो गया, कुकर में आप लोग देखते हो कि सीटी ऊपर आता है, फिर वो बज जाता है ना, बजता है, उसमें से निकलता है। क्यों वो बज रहा है? क्योंकि दाब लग रहा है, उसके अंदर से वाष्प हो, बहुत ढेर सारा धुआं निकलता है, वाष्प होता है वो, तो वाष्प दाब लगाता रहता है, उसे हम लोग वाष्प दाब कहेंगे। यहाँ इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आगे, देखिएगा इसके आगे चलते हैं अब हम लोग। पहले यहाँ एक और चीज समझ लो, वाष्प दाब जब खाली विलायक है तो उससे सिर्फ पी कहा जाएगा। ठीक है, वाष्प दाब को सिर्फ पी कहेंगे। पी का मतलब प्रेशर है, सिर्फ विलायक का संकेत है पी। और अगर विलायक के अंदर विलेय मिला दिया गया है तो उसका संकेत हो जाएगा पी एस। देखो विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा, विलयन का वाष्प दाब ज्यादा हो, सॉरी कम हो जाएगा। ठीक है, उल्टा होगा यहाँ पे, क्योंकि विलयन जब हम लोग बना दिए इसे तो ऊर्जा इसका घटने लगा। ऊर्जा क्यों घट रहा है? क्योंकि कणों की संख्या बढ़ गई है, और ऊर्जा हमारे पास उतना ही था, मतलब 1000 अणु थे और हम लोग उसको मान लो 1000 जूल ऊर्जा दे रहे थे। लेकिन चीनी के और अणु मिला दिया गया। चीनी के कितने अणु मिला दिए? 100 अणु मान लो मिला दिए, तो अब ऊर्जा विभाजित हो गया ना, पहले सिर्फ जल को मिल रहा था, अब चीनी को भी मिलने लगा।
इसीलिए यहाँ पे जो वाष्प दाब होगा वो घट जाएगा, क्योंकि वाष्प दाब ऊर्जा पर भी निर्भर करता है। जितना तेज गर्म करोगे उतना तेज उसमें वाष्प निकलेगा, ठीक है, और धीरे करेंगे तो धीरे वाष्प निकलेगा। क्योंकि अगर सीटी उसको तेज करते हो, सॉरी गैस को तेज करते हो तो वो ज्यादा तेज सीटी करेगा, और कम कर दोगे तो कम करेगा। इसीलिए यहाँ पर अगर हम लोग ऊर्जा कम दे रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं, और चीनी के अणु को बढ़ा दे रहे हैं, तो इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, और इसे ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक है, जो वाष्प दाब कम हो रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, ठीक है, विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे P माइनस पी एस से दर्शाया जाएगा, और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को P से दर्शाया जाएगा। इसी का जो अनुपात होता है उसे ही कहा जाता है आपेक्षिक अवनमन। क्या कहते हैं? उसे ही आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक है। अब उसके आगे देखिए एक फार्मूला है, उसके आगे एक फार्मूला, रुकिए एक सेकेंड, फार्मूला देखिए ये है फार्मूला, यहाँ जो पूरा आपको दिख रहा है ये पूरा पेज, इसी में फार्मूला आएगा, इसी में फार्मूला के साथ परिभाषा भी दोनों चीज है, ठीक है। तो परिभाषा तो मैंने आपको बता दिया, जब ऊर्जा इसमें वाष्प दाब वाष्प दाब अगर ज्यादा हो रहा है और ऊर्जा उसको हम लोग कम देंगे, तब वो वाष्प दाब घटने लगेगा, क्योंकि चीनी का संख्या बढ़ा रहे हो, चीनी के अणु को बढ़ा रहे हो, लेकिन ऊर्जा उतना ही दे रहे हो, तो वाष्प दाब घटने लगेगा। देखो किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाने पर, अवाष्पशील विलेय का मतलब यहाँ पे क्या है? चीनी है, चीनी, ठीक है, चीनी, इसको विलायक में मिलाया जा रहा है, यानी जल में मिलाया जा रहा है, विलायक यानी जल में मिलाया जा रहा है। तो मिलाने पर विलायक के वाष्प दाब में होने वाली कमी और उससे शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P है, शुद्ध विलायक मतलब जल, और विलयन का वाष्प दाब PS, यस का मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन से है, तो वो संकेत बना दिए गए, इसलिए वाष्प दाब में अवनमन P माइनस PS होगा। P मतलब शुद्ध का ज्यादा रहेगा, PS यानी कम रहेगा, तो ज्यादा वाले से कम को घटाया जा रहा है, पहले ज्यादा वाला लिखेंगे फिर कम वाला लिखेंगे, इसलिए फॉर्मूला बनेगा P माइनस PS। और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? P माइनस PS बटे में P होता है, यानी विलयन का वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब का अनुपात करना है। विलयन का वाष्प दाब क्या है? P माइनस PS, और उसका अनुपात P है। अब आगे देखिएगा, इसी अनुपात के आधार पे दूसरा परिभाषा है। देखो विलायक के वाष्प दाब में आई हुई कमी और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये फॉर्मूला के हिसाब से है परिभाषा। अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है राउल्ट के नियम के बारे में। राउल्ट ने क्या बताया था? देखिए अब समझिए, जो वाष्प दाब पढ़े थे हम लोग वो राउल्ट ने भी बताया था इसके बारे में, ठीक है। राउल्ट के अनुसार अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा गया है? P माइनस PS बटे में P। तो राउल्ट ने ये बताया था कि जो वाष्प दाब होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है या बराबर होता है। यहाँ दोनों शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, समानुपाती भी और बराबर भी, क्योंकि जब हम लोग मोल प्रभाज निकालेंगे तो वहां पे अनुपात पहले से ही निकाला जाता है, ठीक है। तो राउल्ट ने क्या बताया था? जो वाष्प दाब हो रहा है, आपेक्षिक अवनमन हो रहा है, वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, और मोल प्रभाज को किससे दर्शाते हैं? यक्स से। किसके मोल प्रभाज के बराबर होता है? विलेय के मोल प्रभाज के। तो जो फॉर्मूला है P माइनस PS बटे में P बराबर हो जाएगा यक्स B। और मोल प्रभाज निकालने का क्या सूत्र है? ये आप लोग जब मोलरता और नॉर्मलता पढ़ाए थे उस वीडियो में आपको ये मिल जाएगा, मोल प्रभाज निकालने का सूत्र। जो जिसका मोल प्रभाज निकाल रहे हो उसके मोलों की संख्या को कहाँ लिखना है? ऊपर की तरफ, और नीचे लिखना है कुल मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या को किससे दर्शाते हैं? यन से, स्मॉल यन से, यन बी बटे में यन ए प्लस यन बी।
ये कुल मोलों की संख्या है, ठीक है, बिलियन की। यही फॉर्मूला राउल्ट ने बताया था, और ये फॉर्मूला को आप लोग इस्तेमाल करोगे इस प्रकार से। देखिए आगे, यदि तनु बिलियन है, यदि जो बिलियन लिया गया है वो तनु बिलियन है, तो यन बी जो होगा, यन बी यानी विलेय का मोल प्रभाज, सॉरी विलेय के मोलों की संख्या, उसको नगण्य माना जाएगा अगर तनु बिलियन है। तनु का मतलब ना बहुत कम होता है, अगर विलेय की संख्या बहुत कम है तो उसको तनु कहेंगे, इसलिए यन बी को नगण्य मानेंगे, नगण्य, यानी उसका इस्तेमाल इस फॉर्मूले में नहीं किया जाएगा। तो अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तब फॉर्मूला क्या बनेगा, P माइनस पी एस बटे में P बराबर यन बी बटे में यन ए, ये बनेगा फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हैं यही वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला है, और इसी के आधार पे न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करना है। अब अगर हम यहाँ पे मोलों की संख्या निकालने का सूत्र लिख दें तो इस फॉर्मूले का नया रूप मिल जाएगा, P माइनस पी एस बटे में P बराबर, अब बताइए मोल प्रभाज निकालने का सूत्र क्या, सॉरी मोलों की संख्या निकालने का सूत्र क्या था, भार बटे में अणु भार था। जिसका हम लोग निकाल रहे हैं उसका भार ऊपर की तरफ लिखना है और उसी का अणु भार नीचे की तरफ लिखना है। ये भार आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, भार दिया रहेगा, लेकिन अणु भार आपको याद करना पड़ेगा। अणु भार कम से कम आपको 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का याद होना चाहिए, ठीक है। यन बी का क्या होगा फॉर्मूला, डब्ल्यू बी बटे में यम बी, डब्ल्यू बी को भार कहेंगे, ठीक है, डब्ल्यू मतलब भार, वेट, और यम मतलब द्रव्यमान, मास। देखो उसके बाद नीचे की तरफ यन बी डब्ल्यू ए बटे में यम ए, तो भार बटे में अणु भार होता है ये संकेत। चलिए ठीक है, अब ये वाला आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से शुरू से, ठीक है, इसके आगे का यहाँ से शुरू से स्क्रीनशॉट ले लो। बिलियन के अणु संख्या गुणधर्म, ये गुणधर्म क्या थे, जब भी किसी बिलियन में कणों की संख्या बदलती है तो उससे बिलियन के गुण बदल जाते हैं, उसे ही अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। और अणु संख्या गुणधर्म कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, जिसमें पहले का नाम है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरे का नाम है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, फिर पराशर दाब। और आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ा है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन में ये आपको फिगर बनाना होगा, ठीक है। फिगर में क्या बनाना है, एक डिब्बा लेना है या गिलास लेना है, उसमें जल को गर्म करता हुआ दिखाना है, फिर उस जल के अंदर चीनी डालना है, चीनी डालने से इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। परिभाषा इस प्रकार लिखना है, किसी अवाष्पित विलेय में विलायक मिलाने पर विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और इसके वाष्प दाब के अनुपात को और शुद्ध वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। फॉर्मूला कैसे बनाओगे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मान लोगे कैपिटल P, बिलियन का वाष्प दाब मान लोगे PS, दोनों को घटा दिया जाएगा P माइनस PS, और फिर दोनों का अनुपात निकाल लिया जाएगा। अब राउल्ट के अनुसार क्या फॉर्मूला बनेगा, राउल्ट ने बताया था कि जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो रहा है वो मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ मोल प्रभाज का फॉर्मूला लिख देना है, और जब मोल प्रभाज के फॉर्मूले को साथ में जोड़ दिया जाएगा तो लास्ट में ये वाला आएगा, ठीक है। तो यहीं तक ये वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का थ्योरी था। इसके बाद इसका न्यूमेरिकल पढ़ना है, तो जो न्यूमेरिकल वो आपको बताएंगे वो अगले वीडियो में होगा, और उसके न्यूमेरिकल के साथ ही दूसरा अणु संख्या गुणधर्म ये भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको दोबारा या 2-3 बार वीडियो देख लेना, तभी ये पूरा सिद्ध करने को भी आ सकते हैं, यहाँ तक आपका फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि अणु संख्या गुणधर्म चारों इंपॉर्टेंट है और ये चारों लॉन्ग में आ सकते हैं, तो इसीलिए इसको पूरे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और आपको इसमें क्या क्या टॉपिक चाहिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको और चाहिए या फिर किसी और सब्जेक्ट चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हो। तो अब आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग हिमांक में अवनमन, हिमांक में उन्नयन के बारे में पढ़ेंगे, और उसी के साथ इसके न्यूमेरिकल को भी करेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा अपना, धन्यवाद।